20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़। आजकल हम जब भी न्यूज़ चैनल ऑन करते हैं तो हमें यही सदाएं सुनाई देती हैं। सेनेटर्स बिक रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, सेनेट के इलेक्शन चल रहे हैं। आखिर ये सेनेट के इलेक्शंस क्या है, सेनेट क्या है, ये इलेक्शंस कैसे होते हैं और हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है, आज ये सब कुछ डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। दोस्तों, हमारा निज़ाम हुकूमत पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है जिसके अंदर नुमाइंदे आवाम के वोटों से मुंतखब होकर आते हैं, जिसे हम MNAs कहते हैं। लेकिन ये निज़ाम हुकूमत हमें मुस्तार मिला है बरतानिया से। बरतानिया, जिसे जमहूरियत की माँ भी कहा जाता है, उसमें इन सब की शुरुआत हुई। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जमहूरियत से पहले निज़ाम हुकूमत बादशाह चलाया करते थे और बादशाह अपनी मर्ज़ी के मालिक होते थे, वो जो चाहे फैसला करते। लेकिन 1215 में किंग जॉन नामी बादशाह ने अपने मुल्क के ज़मींदारों, अपने मुल्क के जागीरदारों के साथ एक मुआहदा किया जिसे मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। मैग्ना कार्टा को जदीद जमहूरियत की बेस समझा जाता है। इस मैग्ना कार्टा में कुछ ऐसे कवानीन दर्ज किए गए थे जिससे बादशाह भी मुफर नहीं कर सकता था। यूं इस जदीद निज़ाम हुकूमत की बुनियाद रखी गई। ठीक 50 साल बाद किंग साइमन नामी एक और बादशाह ने अपने इलाके के जो बड़े ज़मींदार और जागीरदार होते थे उनको बुलाकर एक काउंसिल को तरतीब दिया जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा गया। ये लॉर्ड्स जो थे ये बादशाह को मशवरे दिया करते थे, किसी मुल्क से जंग करनी है नहीं करनी, या किसी किस्म की कुदरती आफत या मुल्क के अंदर किसी किस्म का भी कोई फैसला अहम करना होता तो ये काउंसिल बादशाह को मशवरा दिया करते और इनके मशवरे के बगैर बादशाह कोई भी फैसला नहीं करता था। इन्हें कहा जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी सेनेट। बादशाहों और जागीरदारों का ये गठजोड़ अवाम के ऊपर बहुत भारी पड़ा। नतीजा ये हुआ कि अवाम इन जागीरदारों और बादशाहों के खिलाफ उठ खड़े हुए और उन्होंने मुतालबा किया कि जब भी हुकूमत का कोई भी काम करने लगेंगे तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव यानी हमारे नुमाइंदों को भी उसमें शामिल किया जाए। यहाँ से हाउस ऑफ कॉमन्स की बुनियाद रखी जाती है। हाउस ऑफ कॉमन्स यानी नेशनल असम्बली, जैसा कि हमारे मुल्क में है नेशनल असम्बली जो वोटों से सिलेक्ट होकर हमारे MNAs MPs असम्बली में आते हैं। वक्त गुजरता गया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो कि पावरफुल थे उनकी पावर कम होती गई, हाउस ऑफ कॉमन्स जो आवाम के नुमाइंदे थे उनकी पावर बढ़ती गई। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जागीरदारों और ज़मींदारों की जगह इलाके के मुअज़्ज़ज़ अफराद ने ले ली। पढ़े लिखे अफराद जो कानून को जानते थे, मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और समाजी शख्सियात ने ले ली। हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मकसद हाउस ऑफ कॉमन्स यानी नेशनल असम्बली को गाइड करना होता था और कोई भी किसी किस्म की भी अगर लेजिस्लेशन हो रही होती थी तो वो उनको अपने तजर्बे, अपने इल्म और मज़हब को बीच में शामिल करते हुए मशवरा दिया करते थे। लेकिन दिलचस्पी का अमर यह है कि पाकिस्तान में सेनेट यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स का क़याम इस वजह से नहीं हुआ। पाकिस्तान में सेनेट के क़याम की वजह मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है। 1971 में जब बांग्लादेश हमसे अलग हुआ तो उसकी बुनियादी वजह सूबों के साथ की गई नाइंसाफ़ियाँ थी। इन नाइंसाफ़ियों को मदावा करने के लिए 1973 के आइन में एक नया सिस्टम मुतारिफ करवाया गया जिसमें पार्लियामेंट को दो हिस्सों में तकसीम किया गया, यानी ऐवान बाला सेनेट और ऐवान ज़ेरी। हमारा मौजूदा निज़ाम हुकूमत जिसमें MNAs मुंतखब होकर आते हैं वो आबादी के ऊपर बेस्ड है, यानी जितनी ज़्यादा आबादी होगी उस आबादी में उतने ज़्यादा MNAs मुंतखब होंगे। पाकिस्तान में आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा पंजाब है जिसकी आबादी तकरीबन 11 करोड़ है। इस 11 करोड़ आबादी वाले सूबे में से 183 MNAs सेलेक्ट होकर आते हैं। रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान है लेकिन उसकी आबादी सिर्फ 1.25 करोड़ है और इस 1.25 करोड़ आबादी वाले सूबे से 17 MNAs सेलेक्ट होकर आते हैं। यानी कि कोई भी जमात जो पंजाब में से वाज़ेह अक्सरियत ले सके, कोई इस अहल हो पाती है कि वो मरकज़ के अंदर हुकूमत कायम कर सके। और अगर कोई पार्टी चाहे पूरे बलूचिस्तान की 17 की 17 सीटें ले भी ले, वो कभी भी मरकज़ में हुकूमत बनाने के काबिल नहीं हो पाएगी। आबादी और MNAs के इस फ़र्क को ख़त्म करने के लिए सेनेट का क़याम अमल में आया जिसमें हर सूबे को बराबर सीट्स दी गई, चाहे वो बलूचिस्तान का सूबा हो या फिर पंजाब का। हर सूबे को 23 सीट्स दी गई। इन 23 सीट्स में से 15 सीट्स जनरल इलेक्शंस के लिए हैं, 4 सीट्स टेक्नोक्रेट्स और उलमा के लिए हैं, 4 सीट्स ख़वातीन के लिए हैं और 1 सीट गैर मुस्लिम के लिए। यूँ ये 23 सीट्स मिलकर 92 सीट्स बनती हैं। इस्लामाबाद की टेरिटरी की 4 सीट्स हैं और फाटा को 8 सीट्स अलाट की गई। फाटा का 25वीं तरमीम के बाद KP के साथ मर्जर होने के बाद वो 8 सीट्स मर्ज हो जाएंगी KP के अंदर। सेनेट को लेकर कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ आपके सामने रखते हैं। सेनेट के अंदर सेलेक्ट होने वाले सेनेटर्स 6 साल के लिए सिलेक्ट होते हैं। अगर असम्बलियाँ टूट भी जाएँ तो ये सेनेटर्स वैसे के वैसे ही रहते हैं।
ہر 3 سال بعد تقریباً آدھے سینیٹرز کی مدت ملازمت پوری ہو جاتی ہے، یعنی وہ اپنے 6 سال پورے کر کے ریٹائر ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے سینیٹرز کا انتخاب ہوتا ہے۔ ان نئے سینیٹرز کے انتخاب کی وجہ سے چیئرمین سینٹ کو بھی دوبارہ سے منتخب ہونا پڑتا ہے۔ چیئرمین سینٹ کی مدت ایک طرح سے 3 سال کی ہے۔ سینٹ ہماری زندگی میں کیا رول پلے کرتا ہے؟ کوئی بھی قانون جسے جنرل اسمبلی میں پیش کیا جاتا ہے، اس کو پاس کرنے کے لیے ایوان بالا اور ایوان زیریں دونوں کا متفق ہونا بہت ضروری ہے۔ یعنی اگر ایک قانون کو جنرل اسمبلی میں تو پاس کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر سینٹ میں اسے ریجیکٹ کر دیا جائے تو وہ قانون کبھی بھی عملی شکل حاصل نہیں کر پائے گا۔ اس وجہ سے سینٹ ہماری زندگیوں میں، ہماری لیجسلیشن کے لیے، ہمارے نظام حکومت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اس وقت آپ جو سینیٹرز کی خرید و فروخت کا شور سن رہے ہیں نیوز چینل پہ، اگر اپوزیشن والے حکومت کے مخالف زیادہ سینیٹر حاصل کر لیتے ہیں تو حکومت کوئی بھی لیجسلیشن کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائے گی۔ اب آتے ہیں ہارس ٹریڈنگ۔ ہارس ٹریڈنگ کیا ہے؟ جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ گاڑیوں سے پہلے گھوڑے ہی ہماری سواری کا بنیادی ذریعہ ہوا کرتے تھے اور آپ کے سٹیٹس کا بھی سمبل ہوتے تھے، یعنی جس کے پاس جتنے اچھے گھوڑے ہوں، جتنے زیادہ گھوڑے ہوں، وہ زیادہ امیر، پاورفل تصور کیا جاتا تھا۔ ہارس ٹریڈنگ کا بنیادی مطلب تو گھوڑوں کی خرید و فروخت ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ کئی قسم کی دلچسپ کہانیاں جڑی ہوئی ہیں۔ آج آپ کو ایک دلچسپ کہانی سناتے ہیں۔ پرانے زمانے میں گھوڑوں کی خرید و فروخت ایک باقاعدہ کاروبار ہوا کرتا تھا۔ بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے تاجر جو ہیں وہ اپنے خدماء کو بھیج کر دور دراز سے گھوڑے منگوایا کرتے تھے۔ لمبا سفر ہونے کی وجہ سے رستے میں کچھ گھوڑے مر جایا کرتے تھے۔ اب مرے ہوئے گھوڑوں کو تو وہ خادم لا نہیں سکتے تھے، اس لیے وہ ان کی دم کاٹ لیا کرتے تھے، ثبوت کے طور پر کہ جب وہ اپنے مالک کے سامنے پیش ہوں تو انہیں بتا سکے کہ اتنے گھوڑے رستے میں مر گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان نوکروں کے اندر لالچ پیدا شروع ہو گیا۔ ہوا کیا کہ اگر 100 گھوڑے خریدنے ہوتے تو وہ 90 گھوڑے خریدتے اور 10 گھوڑوں کی دمیں خریدتے، اور جب واپس آتے تو جتنے گھوڑے مرتے ان کی دمیں اور وہ 10 گھوڑوں کی دمیں ساتھ میں مالک کو پیش کر دیتے اور یہ بتاتے کہ اتنے گھوڑے خریدے تھے، ان میں سے اتنے مر گئے، اور یوں وہ 10 گھوڑوں کی رقم اپنی جیب میں ڈال لیا کرتے۔ گھوڑوں کی تجارت کے اندر اس بے ایمانی کو ہارس ٹریڈنگ کہا گیا۔ ہارس ٹریڈنگ کو پولیٹیشنز کے لیے سب سے پہلے نیو یارک ٹائمز نے 1895 میں یوز کیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک کہیں پر بھی کوئی سیاستدان اگر اپنی وفاداری پیسوں کی عوض کسی دوسری پارٹی کو بیچتا ہے تو اس کو ہارس ٹریڈنگ کا نام دیا جاتا ہے، اور یہی اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے۔ میں ہوں ضیاء فضل ذیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ شکریہ۔